हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 45। चौहान मेंशन। टैटू आर्टिस्ट को लचक लचक कर चलते हुए देख सरगम को हंसी आ रही थी। अब वो टैटू आर्टिस्ट वहाँ से जा चुका था और उसके जाने के बाद अफसर ने एक बार फिर से सरगम की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा। सरगम की हंसी एकदम से बंद हो गई। सर उसे बहुत ही ज्यादा इंटेंस नज़रों से देख रहा था और अब सर की नज़रें धीरे धीरे उसके चेहरे से सरकते हुए उसके गर्दन पर गई और फिर उसके सीने पर, जहाँ पर उसे वो टैटू थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, क्योंकि सरगम के कपड़े एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठ चुके थे, जिसकी वजह से वो टैटू छुप गया था। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं चौहान साहब? सर ने अपनी नज़रें उसकी आंखों की तरफ उठाई और बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या और ज़्यादा अच्छे से देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर सरगम तुरंत पीछे हट गई और अपनी नज़रें हल्के से झुकाकर अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, काफ़ी वक्त हो गया है, मैंने धड़कन को नहीं देखा, मैं जाकर धड़कन को देखती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। स्वर ने झट से उसकी कलाई पकड़ी और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तक मैं जो देखना चाहता हूँ वो देख नहीं लूंगा, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सरगम ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, और जब तक मैं वो चीज़ आपको दिखाना नहीं चाहूँ तब तक आप वो देख नहीं सकते। अभी मेहंदी की रस्म शुरू होने में बहुत वक्त है चौहान साहब, इतना बेसब्र होने की क्या ही ज़रूरत है, थोड़ा सब्र रखिए। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको अच्छे से दिखाया जाएगा। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई। सर चाहता तो उसे रोक सकता था, उसकी क्या मजाल जो वो उसे यूं तड़पाता हुआ छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिलहाल स्वर ने उसे जाने दिया। अब उसने अपना हाथ अपने बालों पर रखते हुए बड़ी ही अदा से अपने बालों को सहलाया और बोला, अगर मेरी हार्ट बीट मुझे ऐसा सरप्राइज दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट तैर रही थी और अगले ही पल उसने अपनी पॉकेट से किसी को कॉल किया और फिर सीधा घर से बाहर की तरफ आ गया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चौहान मेंशन से निकल चुका था और वहीं दूसरी तरफ सरगम हैरान थी कि स्वर ने उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। उसे तो लगा था कि स्वर उसके पीछे पीछे आएगा। आजकल स्वर का फेवरेट काम ही सरगम का पीछा करना था, लेकिन जब स्वर चौहान मेंशन से चला गया तो अब सरगम भी अपने काम में लग गई। उसने पहले धड़कन को देखा जो अंबिका के साथ खेल रही थी। कुछ वक्त धड़कन के साथ बिताने के बाद सरगम ऊपर अपने और स्वर के रूम में आ गई थी, जहां वो उन दोनों की मेहंदी आउटफिट देख रही थी। और यूं ही तकरीबन पूरा दिन बीत गया और अब शाम के लगभग से 8 बजे चौहान मेंशन में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिसका सरगम की आंखों को बेसब्री से इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था। सरगम मेहंदी के लिए रेडी हो चुकी थी। अंबिका रूम में आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी तक भाई तो नहीं आए हैं भाभी, मुझे लगता है अब आपको ही अकेले नीचे चलना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथों पर मेहंदी लगाएंगी तब तक भाई भी आ जाएंगे। उसकी बात पर सरगम हंसते हुए उसे देख रही थी। पहले वो कैसे तू तड़ाक करके उससे बात करती थी, लेकिन अब बेचारी को सरगम को इतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ रही थी। वो अपनी जगह से उठी और फिर अंबिका के साथ बाहर की तरफ आ गई। धड़कन कृपया जी के साथ खेल रही थी। सरगम हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए सोफे पर बैठी और तो मेहंदी वाली उसके पास आकर उसे मेहंदी लगाने लगी। पहले उसके पैरों पर मेहंदी लगाई गई और फिर
उसके हाथों पर मेहंदी लगाते हुए उस मेहंदी वाली ने सरगम से अपने दूल्हे का नाम पूछा तो सरगम मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ एक नाम नहीं, आपको दो नाम लिखने हैं, एक हाथ पर स्वर और दूसरे हाथ पर धड़कन। मेहंदी वाली मुस्कुराई और फिर उसके हाथों पर नाम लिखने लगी। कुछ ही देर में उसकी मेहंदी पूरी हो गई थी। अंबिका सरगम के लिए खाना लेकर आई। सरगम के चेहरे पर मायूसी झलक उठी। वो स्वर के साथ खाना खाना चाहती थी, लेकिन स्वर तो पता नहीं कहाँ गायब था। और अब जैसे ही अंबिका ने खाने का निवाला बनाया, अभिनव उसके पास आया। उसके हाथ में धड़कन थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। धड़कन को देखते ही सरगम ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। अंबिका जल्दी से बोली, क्या कर रही हो सरगम? मेरा मतलब है भाभी, आपके हाथों पर मेहंदी लगी है तो आप रहने दीजिए, मैं लेती हूँ धड़कन को। ये बोलकर उसने धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया। धड़कन अपनी छोटी छोटी आंखों से सरगम के हाथ की मेहंदी देख रही थी। सरगम ने भी अपने हाथ उसके सामने किए। धड़कन ने तुरंत उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा, लेकिन सरगम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, आपको एलर्जी हो जाएगी धड़कन, अभी आप बहुत छोटी हो, वरना मैं खुद आपके हाथों पर मेहंदी लगाती। ये बोलते हुए वो अपना नाक धड़कन के नाक से रगड़ रही थी। अंबिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको जाकर सुला आती हूँ, उसके बाद तुम्हें खाना खिलाती हूँ। पता नहीं भाई कब आएंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि एक लड़की सरगम के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको किसी ने टेरेस पर बुलाया है। टेरेस की बात सुनकर सरगम और अंबिका दोनों के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी थी। अगले ही पल अंबिका हंसकर बोली, चलो अब मुझे आपको खाना खिलाने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा भाई आपको खुद अपने हाथों से खाना खिला देगा। मैं जा रही हूँ अपनी धड़कन के साथ सोने। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चली गई। सरगम ने मुस्कुराते हुए ऊपर टेरेस की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कदमों से ऊपर की तरफ आई। इस तरफ उसका दिल जोरों से थक थक कर रहा था। ऊपर आते ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहां रेलिंग से लगकर सर खड़ा था और इस वक्त उसने व्हाइट कलर की शर्ट और नीचे डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसकी जो शर्ट थी वो एकदम जालीदार थी, जिससे अंदर उसकी स्किन साफ नजर आ रही थी। उसे देखते हुए सरगम का गला सूख रहा था। हालांकि अभी स्वर का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से ही स्वर इतना हॉट लग रहा था कि ठंडी हवाएं भी सरगम पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसे तो पता भी नहीं था इतने वक्त से स्वर गायब कहाँ था। वहाँ आसपास बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। शादी का माहौल था तो लाइट तो लगनी ही थी, और उन लाइट्स की रोशनी में स्वर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सरगम अब उसके पीछे आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे यहाँ ऊपर टेरेस पर बुलाने का कोई खास कारण? ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई जब स्वर उसकी तरफ घूमा। स्वर के चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी। सरगम ने एक बार फिर से अपना सवाल पूरा करना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र स्वर के सीने पर गई और फिर उसके सवाल करने का कोई मतलब रह ही नहीं गया था। वो समझ चुकी थी कि स्वर ने उसे वहाँ क्यों बुलाया। स्वर ने अपना एक हाथ अब पॉकेट में डाला और बोला, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे हाथों की मेहंदी देखनी थी, और वो खूबसूरत नज़ारा भी, जिसे देखने के लिए तुमने दोपहर से मुझे तरपाया हुआ है। सरगम की आंखों में आंसू थे। वो स्वर के बिल्कुल करीब आई और अपना कांपता हुआ हाथ स्वर के सीने की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये आपने मेरे लिए? स्वर तुरंत बोला, मुझे नहीं पता था ये देखते ही तुम रोने लगोगी। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हारे चेहरे की जगह मैं पुष्पा का चेहरा अपने सीने पर बनवा लेता। पुष्पा नाम सुनकर सरगम के आंसू जैसे एकदम से रुक गए। उसने हैरानी से पूछा, पुष्पा? पुष्पा कौन है? सर अपनी
मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोला, हमारे मालिक की बीवी, पुष्पा नाम है उसका। इतना तो कंफर्म है कि अगर मैंने उसके चेहरे का टैटू अपने सीने पर बनवाया होता तो वो रोती नहीं बल्कि खुशी से कूदने लग जाती। उसकी बात पर सरगम अब रोते रोते हंसने लगी। वो अब अपनी कांपती हुई उंगलियों को सर के सीने पर रखकर बोली, ये बहुत खूबसूरत है चौहान साहब। सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। सरगम ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, हो ही नहीं सकता। ये वो चेहरा है जो आपकी नज़रों में बसा हुआ है। इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। वो हल्का हल्का उसके कंधे को मसल रहा था और सरगम खुद में ही सिमटने लगी थी। वो स्वर की बाहों में कस मसा रही थी और अब स्वर ने उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे की तरफ सरकाना शुरू किया, जिससे उसे अपने नाम का टैटू सरगम के सीने पर अच्छे से दिखाई देने लगा था। और फिर वो उस जगह पर झुका और उसने बड़े ही प्यार से सरगम को चूम लिया। सरगम की एक गहरी सिसकी निकली और उसका हाथ तुरंत स्वर के सिर पर आ गया। स्वर ने अपना चेहरा उठाया तो सरगम का हाथ अब थोड़ा नीचे की तरफ सरक गया और अगले ही पल उसने भी स्वर के सीने पर झुककर उसे हल्का हल्का चूमना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा जोर से तो वो उसे अपना प्यार भी नहीं दे सकती थी। वो जानती थी कि टैटू बनवाने में तो दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत दर्द होता है। वो दर्द सरगम खुद भी बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में वो स्वर को कोई तकलीफ कैसे दे सकती थी। सुबह का वक्त, चौहान मेंशन। स्वर और सरगम दोनों बिस्तर पर आराम से सोए हुए थे। अभी कुछ वक्त पहले ही वो ऊपर टेरेस से नीचे आए थे। पूरी रात वो दोनों टेरेस पर ही थे। पहले तो कुछ वक्त दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे और फिर सुबह होते हुए वो सो गए थे। लेकिन कल रात भी उन दोनों ने अपने लिमिट क्रॉस नहीं की थी। दोनों बस एक हद तक एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और अब स्वर की आंख खुली। आज उसकी सरगम के साथ हल्दी थी और फिर रात को उन दोनों की शादी होने वाली थी। स्वर हल्की सी अंगड़ाई ले रहा था और सरगम की तरफ देख रहा था। उसकी नज़र सरगम के हाथों पर गई जो उसने ऊपर तकिए पर लगाए हुए थे। उस पर धड़कन का नाम देखकर वो मुस्कुराया और उसके हाथ को बड़े ही प्यार से चूमकर बोला, तुम मेरी धड़कन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सरगम नींद में ही कसमसाकर बोली, सोने दीजिए ना चौहान साहब, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। स्वर तिरछा मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, जितना सोना है बेशक से सो जाओ, लेकिन आज रात तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आज रात हमारी वेडिंग नाइट होगी, तो वहाँ पर तुम्हारा सोना तो पॉसिबल नहीं है हार्ट बीट। इसीलिए अब तुम अपनी नींद आराम से पूरी करो। उसकी धमकी सुनकर अब सरगम कहाँ ही सो सकती थी। उसकी नींद तो खुद स्वर ने उड़ा दी थी। वो हैरानी भरी आंखों से उसे देख रही थी और स्वर अब अपने होठों को गोल कर पाउट बनाते हुए उसे फ्लाइंग किस दे रहा था। सरगम अपनी जगह पर उठकर बैठी और हैरानी से स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आज रात सच में हमारी शादी हो जाएगी। हम सच में पति पत्नी बन जाएंगे। आप वो खड़ूस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसने मेरी जिंदगी हराम की थी, मुझसे मेरी धड़कन एकेडमी छीन ली थी, वो इंसान मेरा पति बन जाएगा। सीरियसली? ये बोलते ही इसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और अचानक ही स्वर के दिमाग में कोई बात हिट की। वो तो भूल ही गया था कि उसने सरगम से उसकी एकेडमी छीन ली थी। अब उसे सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन कुछ सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। स्वर को मुस्कुराते हुए देख सरगम मुंह बनाकर बोली, आपको हंसी आ रही है? मुझसे पूछिए, मुझे कितनी टेंशन हो रही है। आप पूरी जिंदगी के लिए मेरे गले पड़ जाएंगे।
मुझे पूरी जिंदगी आपके साथ रहना पड़ेगा। क्या हम ये शादी कैंसिल नहीं कर सकते? सर ने उसे तुरंत अपनी बाहों में खींचा और बोला, सॉरी हार्टबीट, लेकिन ये शादी तो कैंसिल नहीं हो सकती। बस एक ही तरीका है जिससे ये शादी रुक सकती है। सरगम ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा तरीका? सर के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए थे और अगले ही पल सरगम उसकी बात समझते हुए बोली, निहारिका। सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ रहकर काफी दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। सरगम अब मायूस होकर बोली, अगर वो हमारी शादी रोकने की कोशिश करेगी तो क्या हमारी शादी रुक जाएगी चौहान साहब? क्या फिर आप मुझे शादी नहीं करेंगे? क्या मंडप में? ये बोलते बोलते वो रुक गई थी और अब स्वर ने भी उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। वो तुरंत बोला, बेशक से कुछ भी हो जाए हार्टबीट, लेकिन आज हमारी शादी होकर रहेगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो नागिन है तो मैं भी किसी नेवले से कम नहीं। उसकी बात सुनकर सरगम हंसी और बोली, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, आप किसी नेवले से कम नहीं। स्वर ने उसे घूर कर देखा और अब सरगम तुरंत उसकी पकड़ से छूट गई, वरना स्वर उसका बुरा हाल कर देता। अब सर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सर्द आवाज में बोला, चुपचाप मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें प्यार करना है। सरगम ने अपना ठेंगा दिखाया और बोली, लेकिन मुझे तैयार होना है। अभी कुछ देर बाद हमारी हल्दी है ना, तो आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, या फिर आप मुझे हल्दी लगाना नहीं चाहते? सर बड़ी ही सेडेक्टिव सी वॉइस में बोला, ये तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें हल्दी कहाँ कहाँ लगाना चाहता हूँ। उसकी बातों पर सरगम का दिल जोरों से धड़क उठा था। अब सर उसकी तरफ बढ़ने लगा था और सरगम अपने कदम पीछे ले रही थी, तो स्वर की बातों पर ये इतना सिहर रही थी, तो उसकी हरकतों पर न जाने उसका हाल ही क्या होता। इसीलिए अब वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गई और अगले ही पल उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। स्वर दरवाजे के पास अपना हाथ रखते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो हार्टबीट, वरना मैं खुद से लॉक खोल दूंगा। तुम जानती हो ना, चौहान मेंशन का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जिसका मैं लॉक खोल नहीं सकता। सरगम जल्दी से बोली, आपको मेरी कसम चौहान साहब, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये बोलते हुए उसके पेट में भी तितलियां उड़ रही थी। प्यार तो वो भी अपने चौहान साहब का सुबह सुबह लेना चाहती थी, लेकिन आज उन दोनों की सुहाग रात होने वाली थी, तो अब वो सब कुछ सुहाग रात के लिए बचा कर रखना चाहती थी। उसकी कसम का सुनकर अफसर पीछे की तरफ हो गया और अंगड़ाई लेते हुए वापस बिस्तर पर आ गया। वो चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए बोला, अभी तो तुमने मुझे अपनी कसम दे दी है, लेकिन हल्दी, वो तो होगी ना? हल्दी से तो मैं तुम्हें भर लूंगा ना हार्टबीट। तब तुम मुझे कौन सी कसम दोगी? और दोगी भी तो देती रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें हल्दी लगा कर ही रहूँगा। ये बोलते हुए उसकी वो स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका इस वक्त सोफे पर बैठी थी। मिस्टर ओबराय अपने रूम से बाहर निकले। जब उन्होंने निहारिका को आराम से सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। वो उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले, तुम यहाँ पर अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हो और वहाँ वो सर चौहान उस लड़की के साथ आज रात शादी करने वाला है। तुम उनकी शादी रोकने के लिए कुछ करने नहीं वाली? कहीं तुम भी उसकी शादी से खुश तो नहीं? निहारिका व्यंग से हंसी और बोली, मैं और सर चौहान की खुशियों से खुश? ऐसा हो सकता है क्या डैड? मैं जब तक उसकी खुशियों में आग ना लगा लूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। डोंट वरी, उन दोनों की शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा उन्हें मैं ही दूंगी। आप बस शाम तक का इंतज़ार कीजिए। 5 बजे का मुहूर्त है ना उनकी शादी का।
मिस्टर ओबराय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। निहारिका अब एक बार फिर से अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लगी। युवराज जी के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ शादी की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब शाम के लगभग से 4 बज गए थे। मंडप भी सज चुका था और सरगम और स्वर दोनों रेडी हो रहे थे। सरगम अंबिका के रूम में थी और स्वर अपने रूम में। सरगम ने इस वक्त रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। एक मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी तो हेयर आर्टिस्ट उसका हेयर स्टाइल कर रही थी। अंबिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज तो भाई तुम्हें देखकर बस तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात पर सरगम मुस्कुराई। कुछ वक्त और बीत गया और अब बाहर सारे मेहमान आ चुके थे जो चेयर्स पर बैठे थे और कुछ खाने पीने में लगे हुए थे। पंडित जी मंडप में आकर बैठ चुके थे। वो कृपा जी की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुला दीजिए। कृपा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंबिका की तरफ देखा जो सरगम को रेडी होते हुए छोड़ बाहर आ गई थी और अब वो उसे लेने के लिए अंदर चली गई और अभिनव भी स्वर के पास चला गया था। वो स्वर को लेकर बाहर आया और अंबिका सरगम को लेकर। सरगम के चेहरे पर घूंघट था। स्वर उसे देखने के लिए पूरी तरह से बेताब हुए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो सरगम के चेहरे से घूंघट हटाने लगा, कृपया जी उसे रोकते हुए बोली, नहीं, अभी नहीं। जब शादी हो जाएगी तब बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी। उसी वक्त सब लोग उसका चेहरा देखेंगे। स्वर ने अजीब सा मुंह बनाया। पंडित जी ने अब रश्मि शुरू कर दी थी और हवन कुंड में अग्नि भी जला दी थी। शादी की रस्मों के साथ साथ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पहले उन्होंने स्वर और सरगम को फेरों के लिए खड़े होने का कहा। स्वर और सरगम दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर फेरे ले रहे थे। सब लोग मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। ऊपर से पार्टी पॉपर्स और फ्लावर्स उनके ऊपर गिर रहे थे। फेरों की रस्म के बाद पंडित जी ने स्वर और सरगम को मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म के लिए कहा। स्वर ने सरगम को मंगलसूत्र पहनाया और फिर मांग में सिंदूर सजाने के लिए उसका घूंघट हटाया। बेशक से उसका पूरा घूंघट नहीं हटा सकता था, लेकिन थोड़ा सा तो उसे देख ही सकता था ना। और अंदर सरगम को दुल्हन के श्रृंगार में देखकर उसे कितना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और अब उसने सरगम की मांग को सिंदूर से पूरा भर दिया। पंडित जी ने अपने मंत्र खत्म किए और उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपकी शादी संपन्न हुई। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं और अपनी गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। स्वर ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में तो बस फिलहाल उसकी वेडिंग नाइट ही चल रही थी। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, उनकी दुआएं ले लीजिए। बाकियों की दुआएं तो तुम लेते रहना। स्वर, पहले मुझसे अपनी शादी का तोहफा तो ले लो। जैसे ही ये आवाज़ वहां पर गूंजी, सबकी नज़रें सामने की तरफ चली गई जहां पर निहारिका खड़ी थी। उसे देखकर सरगम ने राहत की एक सांस ली, ये सोचकर कि थैंक गॉड वो शादी होने के बाद आई है, शादी होने से पहले नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी